हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने परिवार एग्रीसार विद विषय पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर एग्जाम की क्लासेस हम बहुत ही पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, ड्राट एडाप्शन, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली है। तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन, या जिसे हम वाटर मैनेजमेंट कहते हैं इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनको टॉपिक वाइज टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो एक प्रकार से हम इस प्रकार, जैसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में होता क्या है कि हमारे पानी की कमी होती है। तो मॉइस्चर कंजर्वेशन हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें पानी चाहिए होता है, हमें फसल को अच्छी प्रकार से ग्रो कराना होता है, अच्छा उत्पादन लेना होता है। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलें तो हम कुछ ऐसे इसमें काम करेंगे, ऐसी चीजें अपनाएंगे जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकें, सुरक्षित कर सकें अपनी फसल के लिए फील्ड लेवल पर। तो सबसे पहला उसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज मैं लिख दूंगा, बता दूंगा, आप लोग डिटेल में उसको लिख लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें टिलेज ऑपरेशन, तो टिलेज ऑपरेशन करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मिट्टी रहती है, सोयल रहती है, वो कंपैक्ट हो जाती है। तो उसकी हम क्या करेंगे, जुताई कर देंगे समर सीजन में मेनली, जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तो जो भी रेन वाटर हमारा आएगा वो सोयल में हमारे इंटर करेगा और मॉइस्चर कंजर्वेशन हो जाएगा, अच्छे प्रकार से नमी बनी रहेगी। और जब ठोस हमारी रहती है, सोयल टिलेज नहीं हुई होती है, तो क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है वाटर, जिससे वाटर का लॉस हो जाता है। टिलेज में भी अगर हम बात करें तो पहले तो नॉर्मल टिलेज कर सकते हैं, दूसरी आपकी एक होती है डीप टिलेज। तो डीप टिलेज जो होती है वो आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक की जाती है, या किसी भी एमडी प्लाऊ या कोई भी प्लाऊ से हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डीप टिलेज के अलावा दूसरी जो आपकी है वो आती है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग, सब सॉइलिंग में मेनली क्या होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था कि सब सॉइलिंग जो की जाती है वह कितनी डेप्थ यानी कितनी गहराई तक की जाती है। तो सब सॉइलिंग की जाती है आपकी 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई तक। और किसके द्वारा की जाती है, तो बाई चीजल प्लाऊ। चीजल प्लाऊ आपका होता है PLOUGH, जिसकी मदद से हम सब सॉइलिंग करते हैं 60 से 70 सेंटीमीटर सॉइल के अंदर तक। इससे क्या होता है कि जो समर सीजन में मेनली ये भी की जाती है, तो इसमें अधिक मात्रा में काफी नीचे तक वाटर हमारा चला जाता है, जो कि कंजर्व रहता है। इसके बाद जो हम फसल ग्रो करते हैं तो उसको अच्छे प्रकार से वाटर अवेलेबल रहता है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो दूसरा लिख लीजिए आप मल्चिंग। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई सा भी मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि हमारी क्रॉप के ऊपर या फसल को उस मटेरियल से कवर कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो भी हमारा इवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन ट्रांसपेरेशन होता है उसको कुछ लेवल तक कम किया जाता है। मेनली तो इवापोरेशन की बात होती है, क्योंकि सोयल सर्फेस को हम कवर करते हैं फील्ड के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो भी सनलाइट हमारी आएगी, जैसे ये हमारी कोई सॉइल है जहां पर कवर वो कोई भी क्रॉप लगी हुई है, बीच में जो भी स्पेस रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल सिंथेटिक हो या ऑर्गेनिक हो उसको वहां पे कवर कर देते हैं, या पूरी क्रॉप के ऊपर भी कवर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी सनलाइट पड़ेगी तो हमारी सॉइल तक या प्लांट तक सीधे नहीं पहुंचेगी, कम मात्रा में पहुंचेगी। जिससे क्या होगा, यहाँ से वाटर का लॉस कम मात्रा में होगा। तो ये हम कर सकते हैं मल्चिंग में। तो एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी प्रकार का मटेरियल यूज करते हैं वाटर का इवापोरेशन लॉस को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बाई मल्चिंग रिड्यूस इवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा दूसरा मल्चिंग। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो और हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे मेनली चार प्रकार के एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज किए जाते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर पे आप डाल लीजिए एंटी ट्रांसपायरेंट्स। तो ट्रांसपायरेंस या ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लगभग कि वाटर का लॉस होना हमारे वेजिटेटिव पार्ट से। लेकिन एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है उसके विपरीत काम करना। तो एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिससे हमारा जो भी ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर है उसको रोकना। तो ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो
इसमें हम क्या करेंगे, इट इज अ मेथड टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। लगभग 30 से 40% तक जो हमारे पानी का लॉस होता है, ये जरूर याद रखना कि एंटी ट्रांसपेरेंट्स में केवल हम जो ट्रांसपायरेशन द्वारा वाटर का लॉस होता है, पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वो लीफ हो या स्टेम हो या कोई भी हो, तो उस लॉस को हम एंटी ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या उसको कम करने की बात करते हैं। और मेनली अगर आपका देखा जाए कि जो स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता है जो कि आपका ट्रांसपायरेशन के अंतर्गत आएगा, तो वो 80 से 90% होता है। यानी जो भी हमारे लीफ के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके माध्यम से वाटर लॉस जितने भाई ओवरऑल होता है प्लांट का, उसका 80 से 90% केवल स्टोमेटा का होता है। तो आप लोग ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में लॉस होता है। अगर इस लॉस को हम बचा लें तो हमारी फसल के लिए कितना ही लाभदायक होगा। तो एंटी ट्रांसपेरेंट मेनली आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाएगा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स इसके अंतर्गत यूज किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे प्लांट की लीफ है, जैसे ये हो गई आपकी कोई भी प्लांट लीफ, तो उसमें क्या मेनली होता है, जो भी हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोजिंग में कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। उन केमिकल्स के नाम मैं अभी आपको बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उस केमिकल का यूज करेंगे तो केमिकल जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उनको बंद कर देते हैं, और जब स्टोमेटा को बंद कर देंगे तो जो स्टोमेटा के माध्यम से 80 से 90% वाटर लॉस हो रहा था वो आपका लॉस नहीं होगा, तो वाटर कंजर्व रहेगा प्लांट के अंदर। तो मेनली ये आपका रीजन होता है या इस केमिकल का जो है काम होता है। तो यूज्ड, या ऐसे लिख लेना, दिस इज अ प्रोसेस इन विच यूज्ड एनी टाइप ऑफ केमिकल विच आर रिड्यूस द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर। इसके अंतर्गत अगर हम एग्जांपल की बात करें आपके एग्जाम के लिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है PMA, जिसका पूरा नाम होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको आप लिख लेना। ये आपका एक प्रकार का फंजीसाइड है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट व फंजीसाइड दोनों का काम करता है, तो आपका PMA है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। दूसरा अगर आपका एग्जांपल की बात करें तो इधर लिख लीजिए, दूसरा आपका आ जाएगा एट्राजीन। और एट्राजीन आपका एक हर्बिसाइड भी है, तो इसको भी आप लिख लेना, एट्राजीन आपका एक प्रकार का हर्बिसाइड भी है जो कि हर्ब यानी बीट्स को मारता है। और तीसरा आपका यहीं पर एग्जांपल की अगर बात की जाए, पहला हो गया PMA, दूसरा होगा एट्राजीन, तीसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तीसरा आपका आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड और CO2, एब्सिसिक एसिड व CO2। तो ये मेनली आपके एग्जांपल हो जाएंगे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में। ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA की वजह से क्या होता है, प्लांट में जब ABA की मात्रा अधिक होती है तो जो भी हमारी लीफ होती है, तो लीफ जहां से टच होती है वहां पर क्या होता है कि एक सफेद 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 केमिकल आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी लीफ को आगे जाने से रोकता है। तो ये मेनली ABA का काम होता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा जो हमारे इसके अंदर आता है वो आपका आता है फिल्म फार्मिंग टाइप, फिल्म फार्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो फिल्म फार्मिंग टाइप में क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो पत्तियों के ऊपर यूज किए जाते हैं, तो पत्ती उससे क्या होती है, चिकनी हो जाती है। जैसे कोई भी हमारी मान लीजिए सपोज दैट ये लीफ है, तो फिल्म फार्मिंग टाइप के अंतर्गत ऐसे केमिकल्स में यूज किए जाते हैं जो कि इसके ऊपर आपके केमिकल वो यूज किए जाएंगे पत्ती के ऊपर, और पत्ती क्या होगी, उससे चिकनी हो जाएगी। तो जब चिकनी हो जाती है पत्ती, तो जो भी सनलाइट हमारी प्लांट के ऊपर आएगी, लीफ के ऊपर आएगी, वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड को चली जाएगी, और क्या होगा कि सीधा प्रभाव लीफ पर नहीं पड़ेगा, और आपका वाटर लॉस जो भी लीफ की वजह से हो रहा था वो कम होगा, रिड्यूस होगा। तो ये आपका होता है फिल्म फार्मिंग टाइप के अंतर्गत। इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की,
तो एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं जो थियरी बोल रहा हूँ आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सिलिकॉन हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन हो गया आपका, हेक्साडेकेनॉल हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें मोबिलीफ, ओएल एंड वैक्सेस, तो इन सभी चीजों का हम उपयोग करते हैं आपका फिल्म फार्मिंग टाइम में। ये एक प्रकार की फिल्म यानी पतली चिकनी परत बना लेते हैं पत्ती के ऊपर। अगला हम बात करते हैं थर्ड नंबर जो हमारा है वो है आपका रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ सॉरी गलत हो गया, रिफ्लेक्टिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा है रिफ्लेक्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हम प्लांट के ऊपर या ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं अपनी लीफ के ऊपर या प्लांट के ऊपर, जो क्या करते हैं कि हमारी जो सनलाइट होती है उसको सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है आपका इंक्रीज एल्बेडो, यानी ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि एल्बेडो को बढ़ाते हैं। अब एल्बेडो क्या होता है, जो भी सनलाइट हमारी प्लांट के ऊपर आती है तो प्लांट्स के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वापस जाती है, जितनी भी मात्रा उसकी वापस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं एल्बेडो। और जब हमारे ऐसे केमिकल जो कि एल्बेडो को बढ़ाएंगे, यानी जो लाइट हमारी एक प्लांट के ऊपर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको वापस भेजेंगे, तो एल्बेडो बढ़ेगा, यानी कि हमारी लाइट ज्यादा वापस होगी, एब्जॉर्ब कम होगी। जब कम एब्जॉर्ब होगी तो वाटर लॉस कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ व्हाइट कलर के जो है केमिकल्स यूज किए जाते हैं या कोई भी पदार्थ यूज किया जाता है, ये याद रखना, व्हाइट कलरिंग केमिकल्स या कोई भी पदार्थ यूज किए जाते हैं जो कि एल्बेडो को बढ़ाते हैं। और एल्बेडो सबसे ज्यादा व्हाइट कलर का ही आप होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि जो भी सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें आपकी एग्जाम्पल की, तो इसमें आपका केओलिन आता है, केओलिन के साथ साथ आपका सेलाइट आता है, सेलाइट, केओलिन सेलाइट। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी हाइड्रेटेड लाइफ, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, कंपिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब जो इसका हमारा फोर्थ नंबर पार्ट रह गया उसके बारे में बात करेंगे, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं रहेगी, एग्जाम्पल नीचे आप समझ नहीं पाएंगे। बाकी हमने आपकी हर एक सेमेस्टर की अच्छे से क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। अगर आपका कोई साथी है तो जो भी जिस भी सेमेस्टर में है अपना प्लेलिस्ट हमने अलग से बना रखी है, अच्छे से जाके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग बता सकते हैं, उसको हम जरूर करवा देंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। और ये जो भी हम चीजें यहाँ पे कराते हैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग क्लास को देख के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कभी रिटन एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के अंतर्गत जो हमारा फोर्थ नंबर है वो है ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट, तो ग्रोथ रिटार्डेंट में मेनली क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि क्या होते हैं कि हमारी जो, जैसे ये हमारी हो गई सॉइल सरफेस, ये रूट्स हो गई और ये हमारा प्लांट हो गया। तो इसमें ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि हमारी जो सूट ग्रोथ है या अबव सॉइल जो भी प्लांट का पोर्शन होता है उसको कम करते हैं, और जो रूट ग्रोथ है उसको इंक्रीज करते हैं। तो जब रूट ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे तो और भी नीचे से पानी एब्जॉर्ब करेंगे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए। और क्या होगा कि ऊपर के जब पार्ट को कम करेंगे तो जितना ज्यादा आपका वेजिटेटिव पार्ट होगा उतना ज्यादा वेजिटेटिव पार्ट से वाटर का लॉस होगा। तो जब इसको कम करेंगे तो वाटर जो वेजिटेटिव जो पार्ट है या ट्रांसपायरेशन जो एरिया कह सकते हैं हम, अब कम होगा, तो वहां पे ट्रांसपायरेशन वाटर का लॉस भी कम होगा। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, शूट ग्रोथ को कम करता है। आप लिख लेना यहाँ पे कि जो रूट ग्रोथ होती है आपकी इसको इंक्रीज करता है, और जो आपकी शूट ग्रोथ होती है
इसको डिक्रीज करता है। इसमें अगर हम बात करें आपकी एग्जांपल की, तो इसमें आपका हो जाएगा MAH, मैलिक हाइड्राजाइड, ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं तो दूसरा का हो जाएगा साइकोसेल। यहीं पर आपका जो डिहार्डनिंग प्रोसेस की जाती है आलू में, तो आलू में हम इसका साइकोसेल का प्रयोग करते हैं जब भी आलू हमारा खुदने वाला होता है, इसकी खुदाई कर दी जाती है या आलू को निकाला जाता है, हार्वेस्टिंग करने वाला होता है, तो हार्वेस्टिंग करने से 15 या 20 दिन पहले साइकोसेल को हम पूरे क्रॉप पे स्प्रे कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारा वेजिटेटिव पोर्शन है वो पूरा सूख जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाए, जिससे क्या होगा, जो हमारा आलू होता है जो कि सॉइल के अंतर्गत होता है, तो उसके आलू के ऊपर की जो परत होती है जिसको हम छीलते हैं बनाने से पहले, तो वो वैसे नॉर्मल रहती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो स्टोरेज के समय या उसकी हार्वेस्टिंग के समय बहुत सारा आलू नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब हम ये प्रोसेस कर देंगे कि उसका सूट ऊपर का सूख जाएगा, तो जब ऊपर का सूट सूख जाएगा, ऊपर की ग्रोथ रुक जाएगी, तो नीचे की ग्रोथ अच्छी होगी, पोटैटो की जो ऊपर की परत है वो अच्छे से बढ़िया मैच्योर हो जाती है, ठोस हो जाती है, जिससे आलू का नुकसान नहीं होता है। तो इसको भी अच्छे से आप याद कर लेना कि साइकोसेल का आलू में क्यों उपयोग करते हैं डिहार्वी के लिए, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। तो ये हमारे हो गए एंटी ट्रांसपेरेंट्स। इसके बाद हम कुछ और चीजों की बात करेंगे, तो उसमें मेनली आपका आता है विंड ब्रेक, दूसरा आप लिख लीजिए शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट। तो विंड ब्रेक मतलब विंड को रोकना। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग लिखते रहना जो भी मैं चीज बोल रहा हूं, सेमी एरिड व सेमी एरिड कंडीशन में जहां पर वाटर की कमी होती है, वहां पर विंड बहुत ही मेन रोल प्ले करती है वाटर को कंजर्व करने में। तो विंड ब्रेक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी हम क्रॉप के सामने या क्रॉप के आगे अपनी लगा देते हैं, जिससे जो भी हवा आएगी हमारी उस बैरियर से, फिजिकल बैरियर बना देते हैं, उससे टकराएगी और आगे हवा कम जाएगी। जितनी भी विंड वेलोसिटी होती है उतनी ज्यादा मात्रा में आपका वाटर लॉस होगा प्लांट के पार्ट से या सॉइल से, ये आपको पता होगा पहले से ही, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। और जब विंड ब्रेक रहेगा, विंड ब्रेक मतलब हवा को रोकेगा और हमारी फसल तक हवा कम जाएगी, तो क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा। तो इसमें क्या करते हैं, एनी टाइप ऑफ मटेरियल, एनी टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड टू रिड्यूस विंड वेलोसिटी, यानी हवा की गति को। तो विंड वेलोसिटी यानी हवा की गति को रोकने के लिए कोई भी प्रकार का लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल क्या करते हैं, हम यूज करते हैं विंड ब्रेक में। लेकिन अगर हम बात करें शेल्टर बेल्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं रोज ऑफ ट्री। काम इसका भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ट्री होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको हम अपनी क्रॉप के आगे लगा देते हैं, जिससे विंड वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर दो टर्म और समझने लायक है आपके, एक होता है लीवार्ड साइड, एक होता है विंड वार्ड साइड। तो ये भी आप समझ लीजिए यहीं पर, विंड वार्ड साइड, दूसरा आपका होता है ली वार्ड साइड। कई बार जब भी आप बुक्स पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, तो ये टर्म आपके सामने आते हैं। तो विंड वार्ड साइड क्या होता है कि जिधर से हवा आ रही, जैसे आपका ये हो गया एक, मान लीजिए पेड़ या कोई दीवार, इधर जिधर से हवा आ रही है तो उसको हम कहते हैं विंड वार्ड साइड। जिधर से हवा आ रही है उसको कहते हैं विंड वार्ड साइड। और जिधर को हवा जा रही है, यानी ये दीवार है, तो दीवार के इस इधर से हवा आ रही है, इधर को जा रही है, तो ये हो जाएगा विंड वार्ड साइड। और दूसरा आपका जिधर को जा रही है उसको कहते हैं ली वार्ड साइड। तो ये चीजें भी आप समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कई बार टर्म ऐसे आ जाते हैं तो आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगला हम बात करेंगे यहीं पर कुछ और चीजों के बारे में जो भी आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका होता है इन सीटू सोयल मॉइस्चर कंजर्वेशन। इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स या मेथड्स लिख लेना आप। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है, इन सीटू का मतलब होता है जहां पर आप कोई, जैसे फील्ड में हमें मॉइस्चर अपने कंजर्व करना है या हमें फील्ड के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो उसी फील्ड में, जिस फील्ड में हमें क्रॉप लगानी, उसी फील्ड में अगर हम मॉइस्चर को कवर कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है इन सीटू।
अगर इन सीटू की बात करें तो जैसे हमने कहीं दूसरी जगह मॉइस्चर को कंजर्व किया, वहां से फील्ड में ला रहे हैं, लेकिन इन सीटू का मतलब है जिस फील्ड में हमें यूज करना है उसी फील्ड में हम मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे। तो इसमें पहला आपका आ जाता है BBF, जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड, जिसको डेवलप किया था इकरी सेठ ने। ये भी आपके लिए एग्जाम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने डेवलप किया था इस मेथड को। तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड, इसको फुल फॉर्म आप लिख लेना, मैंने बोल दिया या बताओ तो मैं लिख ही देता हूँ, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार से आपकी संरचना होती है आपके फील्ड की। तो ये जो नीचे का पोर्शन होता है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, फरो कहते हैं, और ये जो हमारा होता है ये बेड रहती है। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या होता है, जब भी वाटर हमारी वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, तो रेन वाटर हमारा जो भी निचला स्थान है या इस फरो में भर जाता है, कंजर्व हो जाता है। और हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा बेड होती है, बेड्स, उन पर क्रॉप ग्रो करते हैं। तो जब इन पे क्रॉप करेंगे, ग्रो करेंगे और यहाँ फरो में पानी भरा रहेगा, तो ये पानी हमारी फसल को नीचे से मिलता रहता है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रोसेस होती है या काम किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरा हम बात करते हैं कंपार्टमेंटल बंडिंग, यहीं पे नंबर 2 लिख लेना, कंपार्टमेंटल बंडिंग। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लेना कि एक प्रकार से जितनी भी हमारी, मान लीजिए ये हमारा पूरा फील्ड हो गया, तो इसको हम कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम मेढ़े बना देंगे। मेढ़ समझते होंगे आप, ये सभी हम अच्छे से मेढ़ बना देंगे ऊंची ऊंची। तो इससे क्या होगा, जो भी पानी आएगा तो हर एक पोर्शन में आपका कंजर्व हो जाएगा, फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, जिससे हम फसल के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आप एक प्रकार से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को अच्छे से करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका आता है रोगिंग कर दें, या वीड मैनेजमेंट कर लें, या थिनिंग कर दें, या ड्रॉट रेसिस्टेंट वेराइटी ग्रो कर लें, जैसे सोरघम है, या शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ग्रो कर लें, एफिमेरल्स पौधों का यूज कर लें। तो वो सभी चीजें भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे थिनिंग की अगर हम बात करें, तो थिनिंग में क्या होता है, जब भी हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, अगर पर यूनिट एरिया बहुत सारे पौधे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम प्रत्येक यूनिट एरिया से या एवरी थर्ड रो हटा देते हैं। थर्ड रो मतलब जैसे ये हमारी 3 रो हो गई, तो तीसरी रो जो है उसको हटा देते हैं। ये हमारी 3 रो हो गई, फिर तीसरी रो को हटा देंगे। तो इससे प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो वाटर डिमांड कम होगी। तो इससे क्या होगा कि वाटर सेव रहेगा एक प्रकार से। दूसरा है वीड मैनेजमेंट। जब वीड मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो वीड्स जो भी वाटर को हमारे खींचते थे, एब्जॉर्ब करते थे, वो वाटर आपका फसल के लिए यूज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे, जहां से क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते, वो हमने करा दिए हैं। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।